So let us move to the next question. Question number 14. Again a very simple question. 6 equal resistances are connected between points P, Q and R. तो 6 resistance है 1, 2, 3, 4, 5 और 6. They have equal values. Then the net resistance will be maximum between. तो किन दो पॉइंट्स में नेट रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा ऐसा क्वेश्चन है. तो किन दो पॉइंट्स में मैक्सिमम होगा ऐसा आपको पूछा है. तो वेरी सिंपल, एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा. इफ यू वांट टू चेक बिटवीन P एंड Q, तो ऑप्शन ए बिटवीन P एंड Q. जब आप बिटवीन P एंड Q चेक करोगे, P और Q, तो ये जो है ये तीनों है आपके पैरेलल में. R, R और R, they go in parallel. R by 3, R और R by 2. अब जब आप P और Q में चेक कर रहे हो तो ये R by 3 और ये R by 2, they are in series. तो R by 3 plus R by 2, how much is R by 3 plus R by 2? हाँ, 5R by 6. तो ये 5R by 6 बन गया. 5R by 6 और ये R, they are in parallel. They are in parallel. तो इस केस में थोड़ा सा मैं फास्ट रखूँगा, लास्ट डे है, ये ख़त्म करना है. R by 3, R by 2 क्योंकि ये तीन पैरेलल में थे, ये R by 2 क्योंकि ये दो पैरेलल में थे. R by 3 और R by 2 सीरीज में आ गया तो 5R by 6. 5R by 6 और R अगेन इन पैरेलल. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, ये दोनों पैरेलल में आ गए. हाउ डू फाइंड पैरेलल? कैसे फाइंड करते हो? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो ये हो गया आपका 5R स्क्वायर बाई 6. हाउ मच इज दिस? 11R बाई 6. वेरी गुड, है ना, बराबर. 6 6 और एक R कैंसर. तो कितना आ गया? 5R बाई 11. 5R बाई 11. roughly speaking, roughly R by 2. 5 1 जा 5 2 जा, तो roughly R by 2 है 0.5 है approximately. Then इस केस में अब आपको ऑप्शन बी Q एंड R पूछा है. Q एंड R, ये और ये Q एंड R. दिस इज R by 3. ये R by 3 और ये R, दे आर इन सीरीज. तो ये R, इट इज इन सीरीज विद R by 3. तो कितना हो गया? 4R by 3. ये 4R by 3 और दिस इज हाउ मच? दिस इज R by 2. दे आर इन पैरेलल. तो इक्विवेलेंट बिटवीन Q एंड R इक्वल्स टू 4R by 3 इंटू R by 2 upon 4R by 3 plus R by 2. 1 and 2 are तो 2R square by 3. 8 और ये 11 है ना, 11R by 6. पक्का श्योर, बराबर है ना. 1 and 2 एक R गया. तो ये आ गया आपका 4R by 11. कौन सा बड़ा है? 4R by 11 की 5R by 11? 5R by 11. अभी क्या लास्ट में क्या हो जाए? P and R. तो यू आर सपोज टू फाइंड बिटवीन P and R. P and R, ये दोनों मिलके R by 2. R by 2 और R इन सीरीज, तो 3R by 2. R by 2 and R इन सीरीज, तो कितना हो गया? 3R by 2. 3R by 2 और ये R by 3 in parallel. Resistance between P and R is R by 3 into 3R by 2 upon R by 3 plus 3R by 2. Cancel और cancel. This is equals to R square by 2 upon 11R by 6. तो 3R by 11 आ गई. This is 3R by 11. तो of course, which one is the maximum between P and Q? तो ऑप्शन नंबर ए.
सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर वी गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी मेक सम ट्रिक? ट्रिक बन सकता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन का? यस, बन सकता है। हो गया सबका? तो अभी ट्रिक कैसे बनेगा, पहले यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, इसको ट्रिक बना के कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्या फाइंड करना है? यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट मैक्सिमम रेजिस्टेंस बिटवीन कौन से दो पॉइंट्स है, पी क्यू है, पी आर है या क्यू आर है, दैट इज द क्वेश्चन। मैक्सिमम, मिनिमम नहीं पूछा है, मैक्सिमम। अब अगर मैं पी क्यू, देखो मैक्सिमम याद रखना। बाय द वे, जब आप रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। अगर ये पता होगा तो क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता है। पी और क्यू में रेजिस्टेंस आर था, बराबर कितना था? आर। आपको अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम करना है, तो याद रखना यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए दो पॉइंट्स के बीच में। यहाँ कितना है? आर। यहाँ पे कितना है? R/2। यहाँ पे कितना है? हो गया आंसर। समझ में मैंने क्या बोला? अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, मैक्सिमम मैक्सिमम किस दो पॉइंट में, तो देख लो ये R है, ये R/2 है और ये R/3 है, तो कौन से दो पॉइंट में मैक्सिमम है? P एंड Q। तो इफेक्टिव भी उसमें मैक्सिमम आए। करेक्ट हो गया। ये कुछ नहीं करना था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस तुम खुद करोगे तो ट्रिक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस इज S। तो अगर मैं दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाता हूँ, जो इक्विवेलेंट मिलेगा उसको नाम क्या दे दिया है? S। When they are joined in parallel, the total resistance is P। तो पैरेलल इक्विवेलेंट कितना है? P। If S equals to NP, then the minimum possible value of N is। ऐसा है, आपको बोला है हमने जब सीरीज में लगाया तो इक्विवेलेंट इज S, हमने जब पैरेलल में लगाया तो इक्विवेलेंट इज P, और सीरीज और पैरेलल का रिलेशन आ गया S इक्वल्स टू NP। कितने रेजिस्टेंसेस थे? कितने? दो। और कहीं पे भी ऐसा बोला है कि दोनों की वैल्यू सेम है? नहीं। तो यू कैन नॉट अज्यूम, तुम ले नहीं सकते ऐसा। तो एक काम करेंगे, सीरीज में लगाए, अगर सीरीज में लगाए दो रेजिस्टेंसेस R1 और R2, व्हाट इज द इक्विवेलेंट? R1 प्लस R2। और अगर मैंने उन्हीं दो को पैरेलल में लगा दिया होता तो क्या होता? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, बराबर? पक्का? ये सीरीज का फॉर्मूला है और ये पैरेलल का फॉर्मूला है फॉर द टू सेम रेजिस्टेंसेस। इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो यू हैव R1 प्लस R2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ R1 इंटू R2। आपको पूछा है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, n की कम से कम कितनी वैल्यू हो सकती है, दैट इज द क्वेश्चन। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो एक काम करो, इसको सॉल्व करो। कैन आई राइट दिस एज, बाय द वे तुमको पता होना चाहिए, वैसे मैं भी करके दे देता हूँ, बट दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स दैट यू मस्ट हैव लर्नड इन स्कूल। R1 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर, ये तो पता ही होगा, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। इसको R1 माइनस R2 के टर्म्स में कैसे लाते हैं वो बोल रहा हूँ, हाउ टू ब्रिंग इन टर्म्स ऑफ R1 माइनस R2 स्क्वायर। तो यू कैन राइट डाउन R1 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर। आपके पास माइनस था कि प्लस था? प्लस था, मैंने क्या लिखा? माइनस। तो 4R1 R2 कर लिया एडजस्ट, इक्वल्स टू n R1 R2। ओके, ये क्या आ गया आपका? R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये प्लस 4R1 R2 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, n R1 R2 माइनस 4R1 R2। R1 R2 कॉमन निकाल लो तो R1 माइनस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू n R1 इंटू R2 कॉमन आ गया तो n माइनस 4। इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे, therefore you have n माइनस 4 इक्वल्स टू
R1 माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन R1 इंटू R2। मैं क्या कर रहा हूँ बताता हूँ मैं आपको। तो n इक्वल्स टू 4 प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन R1 इंटू R2। ओके, करेक्ट। आपको क्या पूछा था? मिनिमम। क्या पूछा था? मिनिमम। मिनिमम में बीच में माइनस लिखना चाहिए, बीच में माइनस लिखना चाहिए। अब n की वैल्यू 4 प्लस समथिंग आ रही है। क्या आ रही है? 4 प्लस समथिंग। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू में? 4 n सॉरी n की वैल्यू क्या है? 4 प्लस समथिंग। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n? 4। कम से कम 4 होगा ना। 4 प्लस, एक मिनट यहाँ ध्यान होना चाहिए, लिखने का घाई मत करो। आप बोलोगे ये सब क्यों किया? यहाँ से नहीं कर सकते थे क्या? यहाँ से नहीं कर सकते, करके देखो क्या होता है। यूज दिस स्टेप, यू विल हैव R1 स्क्वायर, क्या था वो, प्लस R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 2 R1 R2 को वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, n टाइम्स ऑफ R1 R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 R2। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू n R1, मतलब n तो n माइनस 2 R1 R2 तो कॉमन आ गया। तो यू हैव R1 प्लस R2 स्क्वायर अपॉन R1 इंटू R2 इक्वल्स टू n माइनस 2। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 2 प्लस, तो आंसर तो 2 भी है ना? 2 किसको स्प्लिट करना पड़ेगा? थोड़ा रीजनेबल वे में सोचना पड़ेगा। हाँ, ओके। तो इससे और इसमें व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? मैथमेटिकली स्पीकिंग नो डिफरेंस, पर डिफरेंस ही नहीं है इसमें और इसमें, डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर ऐसा क्यों लिखा, वो क्यों नहीं लिखा? ये और ये एक ही बात है। दिस इज द सेम, दिस इज द सेम। इसको अगर मैं एक्सपांड करके सॉल्व कर लूँ तो यही आएगा। तो मैथमेटिकली तो सेम है। फिर मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा, ऐसा क्यों लिख के दिया आपको? क्योंकि ऐसा लिखोगे तो यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि 2 प्लस समथिंग है, मतलब मिनिमम वैल्यू कितना चाहिए? 2। ऐसा नहीं होता है। मिनिमम रेजिस्टेंस आपको बोला है मिनिमम, मिनिमम है ना, तो मैथमेटिकली बीच में माइनस साइन आना चाहिए यहाँ। तो मिनिमम जब होता है तो यू हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ R1 माइनस माइनस, बिकॉज डिफरेंस विल गिव यू मिनिमम वैल्यू, नॉट द एडिशन। एडिशन गिव्स यू मैक्सिमम वैल्यू। तो इसके लिए सारा एडजस्टमेंट किया। ये और जो मैंने लिखा था वो सेम ही है, सिर्फ दिस गिव्स यू विद श्योरिटी यू कैन से कि n की वैल्यू 4 प्लस समथिंग आएगा, तो मिनिमम इज 4। तो जो मैंने लिखा था वो और ये सेम है, तो उसको क्यों नहीं रखा? जस्ट नॉट टू हैव एनी कंफ्यूजन, इसलिए ऐसा कर लिया। तो आंसर इज 4। डन। तो अगेन आई रिपीट, n इक्वल्स टू 2 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन R1 इंटू R2, और ये एग्जैक्टली सेम टर्म्स है। मैंने ऐसे फॉर्म में इसको इसके लिए लिखा सो दैट यू अंडरस्टैंड मिनिमम में सब्ट्रैक्शन होता है। इसके लिए वो न्यूमरेटर में मैं सब्ट्रैक्शन लाने के लिए वो एडजस्टमेंट किया है, अदरवाइज देयर इज नो रीज़न। तो मिनिमम के लिए हमको चेक करना पड़ता है कि यहाँ पे माइनस आ रहा है कि नहीं। दैट इज व्हाई वी हैव डन ऑल दिस एडजस्टमेंट। डन, पक्का पक्का। अगला क्वेश्चन, अभी यहाँ ध्यान दो, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, जोक है, जोक को जोक जैसे समझो। ध्यान दो, इन द गिवन सर्किट it is observed that the current I is independent of value of resistance R6। जो करंट है वो R6 की वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं करता, मतलब इट इज एज गुड एज सेइंग कि R6 सर्किट में ही नहीं है। then the then the resistance value must satisfy
4 इक्वेशन दिए हैं, उसमें से कौन सा सेटिस्फाई होना चाहिए। आपको मैंने जैसे बोला कि R6 सर्किट में है कि नहीं है, डज नॉट रियली मैटर। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब नेटवर्क बैलेंस्ड हो। तो इसको तुम ऐसा इमेजिन करो, ये लाइन भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट दिस। इमेजिन ये यहाँ पे है ही नहीं, इसको तुम भूल जाओ। ओके, ये जो R1 था, R1 उसको वहां इमेजिन करना नहीं, उसको ऐसा इमेजिन कर लेना, यहाँ पे ऐसा इमेजिन कर लो, समथिंग लाइक दिस। ओके, और ये जो R3 R4 है, R3 R4 इसको भी ऐसा मत इमेजिन करो, R3 R4 को भी यू हैव टू इमेजिन समथिंग लाइक दिस। गुड, पक्का? श्योर? तो अगर ये R6 है तो R6 को एक्सटेंड करके ऐसे दिखा सकता हूँ क्या मैं यहाँ तक, ये R6 आ गया, दिखा सकता हूँ मैं। डू यू रिमेंबर हमने व्हीटस्टोन्स नेटवर्क में दो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के अक्रॉस बैटरी लगाया था। उसमें से एक को नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे A और लेट अस से C। तो A से C तक बैटरी जा रहा है क्या? यस। और जो बाकी बचे हुए तो डायगोनल पॉइंट्स थे B एंड D, इफ यू रिमेंबर, उसके अक्रॉस क्या लगाया था? गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो होता ही है, तो मान लो ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, क्या है ये? राइट। और अगर आपको याद होगा, गैल्वेनोमीटर कब रेलेवेंट नहीं होता है? जब नेटवर्क क्या हो? बैलेंस्ड हो। क्या हो? नेटवर्क बैलेंस। क्या हो? नेटवर्क। और नेटवर्क बैलेंस होना मतलब इट इज एज गुड एज कि ये है ही नहीं। तो यहाँ पे भी क्या क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे भी क्या बोला है क्वेश्चन में? करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस R6। तो ये R6 जो है करंट इस पे डिपेंड नहीं करता, मतलब नेटवर्क क्या होना चाहिए? बैलेंस। अगर नेटवर्क बैलेंस है, R3/R4 इक्वल्स टू R1/R2। नेटवर्क अगर बैलेंस्ड है तो क्या लिखोगे? R3/R4 इक्वल्स टू R1/R2, बराबर। R4 को वहां ले जाओ तो R1/R4 इक्वल्स टू R2/R3, R1/R4 इक्वल्स टू R2/R3। खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। करंट I ड्रॉन फ्रॉम 5 वोल्ट सोर्स विल बी। ये जो 5 वोल्ट का सोर्स है, इसमें से कितना करंट ड्रॉ होगा? सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस इज अ व्हीटस्टोन नेटवर्क। कैसे? फॉर एग्जांपल इसको मैं A पॉइंट बोलता हूँ, हमेशा याद रखना बैटरी कनेक्ट किया है तो थोड़ा सा नोटेशंस तुम सिंबल्स को तुम फिक्स कर लो। अब बैटरी का पॉजिटिव जो है वो A पे जाता है, नेगेटिव हो जाता है कहाँ पे? C पे। A और C के बीच में एक पॉइंट है, इसको बोल दिया B और यहाँ पे बोल दिया D। तो इफ यू सी, अच्छे से अगर देखोगे, रिमेंबर, इमेजिन कर पाओ तो एक A से B के बीच में रेजिस्टेंस होता है, एक A से D के बीच में रेजिस्टेंस होता है, ऐसा होता है ना व्हीटस्टोन नेटवर्क में। A से B में एक आ गया, A से D में एक आ गया, राइट। इसको R1 बोल दिया तो ये कौन बन गया? R2, क्योंकि वैसा ही होता है, एक R1 एक R2, बराबर, करेक्ट, गुड। उसके बाद इफ यू रिमेंबर B से C के बीच में, B से C के बीच में एक रेजिस्टेंस है और C से D के बीच में रेजिस्टेंस है, तो ये R3 ये R4, करेक्ट, राइट। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू ड्रॉ अ क्वाड्रिलैटरल, यू मस्ट ड्रॉ अ क्वाड्रिलैटरल एंड गिव सम नेम्स। तो ऐसा करो, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज हियर आल्सो, कुछ नहीं करना, ऐसा एक क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ कर देना। आगे ऐसा 4 रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दो। ड्रॉ 4 रेजिस्टेंसेस हियर। You have one here, the other one here, and the other one here. This point is going to the battery. Let us call this as A, C. Good. Then I will call this as point B. B, D तुमको जो बोलना है तुम बोल सकते हो, does not matter really. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और है A, ये पूरा लाइन सेम है, ये A है, and up to you, इसको B बोलना है, कोई बात नहीं, इसको B बोल दो, इसको B बोल लो। अगर इसको B बोला तो इसको D बोलना पड़ेगा। फिर A से B
ए से बी, ए से बी कितना रेजिस्टेंस है? 10 ओहम, 10 ओहम का रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ए से डी कितना है? 5 ओहम। देन ये बी है, इसको क्या बोल दिया? सी। सी गोज टू नेगेटिव, सी गोज टू नेगेटिव ऑन द बैटरी। बी टू सी, बी टू सी कितना है? 20। क्या बचा? डी टू सी, व्हाट इज डी टू सी? 10। और क्या बचा? बी और डी कितना है? 10। व्हाट इज R1 वैल्यू यार? व्हाट इज R1? 10। व्हाट इज R2? 20। व्हाट इज R1 बाय R2? 1/2। अरे 1/2 हो गया ना ये। व्हाट इज R3? 5। व्हाट इज R4? 10। व्हाट इज 5/10? तो बैलेंस हो गया नेटवर्क। तो R1 बाय R2 इक्वल्स टू R3 बाय R4, बैलेंस हो गया। अगर नेटवर्क बैलेंस हो गया तो ये जो ऊपर के दो रेजिस्टेंसेस हैं वो किस में जाते हैं? सीरीज में। तो कितना है ऊपर? कितना है? 30। और ये किस में आ गए? सीरीज में। कितना है ये? 15। कितना है ये? 15। ऊपर कितना था? 30। यहाँ कितना है? 15। ये RS1 और ये RS2 they are in parallel. What is the final equivalent? 15 into 30 upon 50 plus 30. 15 into 30 upon 45. 15 into 30 upon 15 plus 30. 15 into 30 upon 45. Right? 15 1 जा 15 3 जा 30/3 is 10। तो पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया? कितना हो गया? अरे इतना अगर कंफ्यूजन से देखोगे, आई एम आस्किंग यू वेरी बेसिक थिंग्स, इट इज नथिंग टू लाफ हियर, इट इज एक्चुअली वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि फाइनल मुझे बताओ, तो समवन इज सेइंग समथिंग, व्हाट इज द इक्विवेलेंट? RS1 into RS2 upon RS1 plus RS2, 15 into 30 upon 15 plus 30, 15 into 30 by 45, 1 जा 3 जा 1 जा 10 जा। तो जो क्वेश्चन ओरली सॉल्व होने वाला था, वी हैव स्पेंट गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। So what is current drawn from the battery? V equivalent of the V supplied. What is V supplied? How much is V supplied? 5. 5 by how much? 10. मतलब 1/2 मतलब कितना? 0.5. Option number A. Good. Done. अभी I will not give you time to write such questions because I was expecting कि तुम इसको क्वेश्चन को देख के ऐसे सॉल्व कर लोगे, ऐसा ऐसा। तो ऐसा ऐसा होना चाहिए सॉल्व। हो गया ये पक्का? अब ये भी वैसा वैसा ही सॉल्व होना चाहिए। इन अ व्हीटस्टोन्स ब्रिज 3 रेजिस्टेंस, कौन से 3? PQR, PQR आर कनेक्टेड इन द 3 आर्म्स। तो 4 में से 3 आर्म में P, Q और R लगा दिया। एंड द फोर्थ आर्म याद रखना, is formed by 2 resistances S1 and S2 connected in parallel. The condition for the bridge to be balanced is वही सेम क्वेश्चन है, वापस से। You have 4 arms, P रेजिस्टेंस यहाँ पे, Q यहाँ पे R की यहाँ पे R, इधर R, और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेस है इन पैरेलल, एक है S1 और एक है S2। इसको आप बोलते हो R1, इसको आप बोलते हो R2, इसको आप बोलते हो R3, और इसके पैरेलल को आप बोल दोगे R4, राइट? What is the condition for the bridge to be balanced? R1 by R2 equals to R3 by R4. What is R1 in this case? P. What is R2 in this case? Q. What is R3 in this case?
R. What is R for in this case? It is parallel combination of S1 and S2. तो क्या लिखोगे? S1 into S2 अपॉन S1 प्लस S2 और ये जाएगा ऊपर. Therefore P by Q equals to R into S1 plus S2 upon S1 into S2. कहाँ पे है? P by Q S1 S2 R S1 प्लस S2 ऐसा ही है ना. तो ऑप्शन नंबर क्या करूँ? ए. डन. क्विक. फटाफट. चलो अगला क्वेश्चन. चला लक्ष्य असू द्या. Pay attention here. All of you need to mostly you 3-4 people stop discussing please. I get disturbed. अब ये जो है ना ये वापस से वेटस्टोन्स नेटवर्क है. थोड़ा ध्यान दोगे तो R1, R2, R3, R4. पहले कभी भी बाहर का जो पेरीफेरी है उसको चेक कर लेना. इंटरनल स्ट्रक्चर को बाद में बात करेंगे. ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है. Is R1 by R2 equal to R3 by R4? Yes. मतलब द नेटवर्क इज बैलेंस्ड. इफ द नेटवर्क इज बैलेंस्ड, ये जो बीच का लाइन है ना इसको भूल जाओ, निकाल दो इसको. तो जस्ट टेक दिस ऑफ. तो एक काम करना, एक बार आपको पता लग गया कि नेटवर्क बैलेंस्ड है. वंस यू नो दैट द नेटवर्क इज बैलेंस्ड, नेटवर्क बैलेंस है पता लग गया ना, तो उसका जो ये डायगोनल ब्रांच है, डायगोनल ब्रांच इसको छोड़ देना. ये वाला ब्रांच को छोड़ देना, इसको मत छोड़ना, उसको रखना पड़ेगा. तो अभी ये दोनों किस में गए? सीरीज में. कितना हो गया? 2R. ये दोनों भी किस में गए? सीरीज में. कितना हो गया? 2R. ये दोनों भी किस में गए? सीरीज में. कितना हो गया? 2 स्मॉल r. और ये 2R, ये 2R और ये 2R, दे आर इन पैरेलल. तो 1/r इक्विवेलेंट इज 1/2R प्लस 1/2 स्मॉल r प्लस 1/2R. 1/2R, 1/2R इज 1/r. ओके, प्लस 1/2R. इसको सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा आपको. तो आ जाएगा 2R प्लस R अपॉन 2 स्मॉल r इंटू कैपिटल R. तो R इक्विवेलेंट इज 2 स्मॉल r कैपिटल R अपॉन 2R प्लस R. कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए. बराबर है ना? नहीं है ना? है क्या? नहीं तो क्या मिसिंग है? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? होना चाहिए तो होना चाहिए. ऑप्शन से गलत है, वही तो बोल रहा हूँ. करेक्ट है. तो क्या गलत हुआ फिर? ओके, इधर क्या लिखना चाहिए था? पूरा तो जाग रहे हो? गुड टू नो. यहाँ क्या लिखूँ अभी? 4 पक्का? ओके, फिर हो गया ना. यहाँ से यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4. यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4. व्हाट इज 1/4 प्लस 1/4? 1/2. तो इधर क्या आएगा? बराबर. अब आ गया ना ऐसा? तो ऐसा आ गया तो आंसर भी आ जाएगा. अब तो बताओ ऐसे लिखो क्या? कैन आई राइट इट लाइक दिस? और 2 यहाँ पे लिख सकते हैं.
हो गया ना सॉल्व कर। व्हाट इज द फाइनल आंसर? व्हाट इज द फाइनल आंसर? शिफ्ट टू देयर। हो गया आंसर ऑप्शन ए। R equivalent is 2 small r capital R upon small r plus capital R. Answer. So next question. An electric current is passed through a circuit containing two wires of same materials. सेम मटेरियल्स और वायर्स बोला है तो रेजिस्टिविटी सेम होगा, मतलब रो की वैल्यू सेम हो गई। कनेक्टेड इन पैरेलल, एक वायर दूसरा वायर दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द लेंथ एंड रेडाई विल गिव यू एरिया का रेशो। If the length and radii of the two wires are in the ratio 4:3 and 2:3, then the ratio of current passing through the wires will be very good. Question समझ में आया क्या? How many of you have not understood the question itself? Question नहीं समझा? क्वेश्चन नहीं समझा? हमारे पास दो वायर है, इसको कैसा कनेक्ट किया हमने? पैरेलल में। और हमारे पास जो दो वायर है इसको पैरेलल में कनेक्ट किया, दोनों का लेंथ सेम नहीं है, लेंथ का रेशो अलग है, दोनों का थिकनेस भी सेम नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है दैट द रेशो ऑफ रेडियस इज आल्सो नॉट सेम। तो एक थिक है, एक थिन वायर है, तो यू हैव अ थिन वायर, यू हैव अ थिक वायर, लेंथ आर आल्सो डिफरेंट एंड दीज टू वायर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ऐसा कनेक्ट कर दिया। तो ऐसा मान लेता हूँ ऊपर की वायर का रेजिस्टेंस R1 है, नीचे की वायर का रेजिस्टेंस R2। ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, यहाँ से करंट आया I, तो यहाँ पे करंट जाएगा I1 और यहाँ करंट जाएगा I2। आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ करंट, मतलब I1 बाय I2 पूछा है। आप समझ में आया? करंट आया, उसको जंक्शन मिला, वो स्प्लिट हुआ, तो कौन से रेशियो में स्प्लिट हुआ, दैट इज द क्वेश्चन। इज दिस क्लियर नाउ? तो व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट इज रेशियो ऑफ करंट। रेशियो ऑफ करंट, डू यू रिमेंबर V इक्वल्स टू IR? ये तो याद होना ही चाहिए, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। I इक्वल्स टू V बाई R। V इज कांस्टेंट, क्योंकि उन्होंने कहीं नहीं बोला कि हमने वोल्टेज चेंज किया, तो वोल्टेज इज सपोज टू बी कांस्टेंट। I इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R। Equation number 1. But do you remember R is proportional to length by area? And do you remember length? So length by area is proportional to R square. So equation number 2. So from 1 and 2, you have I1 by I2. What I and R? I और R का क्या proportionality था? Inverse. So I was inversely proportional to R. But R is directly proportional to L and inversely proportional to radius का square. I proportional to 1 by R, R proportional to L by R square, तो ये मिल गया रिलेशन। तो I1 by I2 इक्वल्स टू R1 by R2 का स्क्वायर और L2 by L1। What is the ratio of radius? What is the ratio of radius? 2 by 3, तो 2 by 3 का स्क्वायर। What is the ratio of length? 4 by 3। इसका उल्टा करना पड़ेगा ना, ये L1 by L2 है, तो क्या लिखेंगे? 3 by 4। हो गया? क्या आ गया फिर आंसर? देखो 2 स्क्वायर इज 4, 4 और 4 कैंसल, 3 अपॉन 3 स्क्वायर 1 by 3, तो आंसर इज हाउ मच? 1:3। ऑप्शन नंबर B। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विक 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 क्विक। हो गया ये? अभी अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दो। इंपॉर्टेंट इन द सेंस यहाँ पे सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए हाउ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड। द टोटल करंट सप्लाइड टू द सर्किट बाय द बैटरी इज,
करंट सप्लाइड मतलब V इक्वल्स टू आई आर यूज होगा, I इक्वल्स टू V बाई आर इक्विवेलेंट होगा। आपको सिर्फ आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, दैट इज द होल आइडिया ऑफ द क्वेश्चन। सिर्फ आपको रेजिस्टेंस कितना है वो फाइंड करना है। तो बेसिकली यू आर सपोज टू फाइंड आउट करंट, तो करंट विल डिपेंड ऑन आर इक्विवेलेंट। वोल्टेज तो दिया है 6 वोल्ट का है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले इस डायग्राम को सीधा कर लो तुम। मैंने क्या बोला है आपको, बैटरी का पॉजिटिव हमेशा ए बोल देना। ये अगर ए बोल दिया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट भी ए है, क्योंकि पूरी लाइन सेम है। और इसको बी बोल दो, सी बोल दो, ठीक है, सी बोल दिया, सी, ये भी सी, मतलब दिस 1.5 इज कनेक्टेड टू सी एंड दिस 3 इज आल्सो कनेक्टेड टू सी। अब थोड़े से कनेक्शंस को सीधा दिखा देंगे। यू हैव टू पुट अ पॉइंट हियर, एनी पॉइंट, ए बोल दो, सी बोल दो, आपके ऊपर है। वी कॉल दिस एज ए एंड सी, ए एंड सी। जब जब बीच में रेजिस्टेंस आए तब तक ड्रॉप होता है। ए के रास्ते में रेजिस्टेंस आ गया, ड्रॉप हो गया, पॉइंट चेंज हो गया बी। तो इफ यू सी, ये 2 ओहम ए और बी के बीच में है, ये 6 ओहम भी ए और बी के बीच में है, ऐसा ही है ना। तो वो 2 किस में आ गए, किसमें है, पैरेलल। किसमें है, पैरेलल। ए और बी, राइट, ए और बी 2 ओहम, ए और बी 6 ओहम, तो दोनों किसमें आ गए, पैरेलल। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ मैं, और यहाँ पे एक दूसरा दिखा देता हूँ, और यहाँ पे इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ। इसको 2 ओहम बोल देते हैं, इसको 6 बोल देते हैं, डजंट मैटर, पैरेलल में तो कैसा भी बोल दो, तो फर्क नहीं पड़ता। बराबर, श्योर 100%। ए और सी इसके बीच में एक है 3 ओहम, ए और सी इसके बीच में एक है 3 ओहम। आ गया, बचा कौन, 1.5 है, किसके किसके बीच में था, बी और सी, 1.5। ओके, these two are in parallel, these two are in parallel, very good, equivalent, yes, 2 into 6 upon 2 plus 6, 2 into 6 12, 2 plus 6 8, 12 by 8 is 3 by 2, 3 by 2 is 1.5, तो ये 1.5 और ये 1.5 they are in series। तो ऊपर की ब्रांच का टोटल कितना हो गया, 3 और 3 इन पैरेलल, 3/2 कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2 ही होगा ना। Therefore resistance between A and C which is equivalent resistance, that is 3/2, क्योंकि 3 के 2 पैरेलल में है, तो 1.5। तो therefore current I equals to V by R equivalent। V कितना था, 6 वोल्ट, ये कितना है 1.5, तो कितना हो गया 4 एम्पियर। 4 एम्पियर is the current drawn by the battery। तो अगला क्वेश्चन असाइनमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट। ये ट्राई करो, थोड़ा सा इजी है, आ जाएगा। चलो ये बता देता हूँ मैं, वैसे असाइनमेंट देने वाला था पर ठीक है बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इन द अबव सर्किट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस इज, इस सर्किट में आपको जितने भी रेजिस्टेंस दिख रहे हैं उसमें करंट कितना है, 0। क्यों 0, करंट कब फ्लो होता है, व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान दो, सर्किट पे ध्यान दो। चलो एक काम करते हैं, नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी। लुक, 1 ओहम 1 ओहम 1 ओहम, इसमें से करंट पास होगा कि नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करते हो। ये जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट, इसको ये लेफ्ट साइड का जो सेल है 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का उसका नेगेटिव कनेक्टेड है, 2 वोल्ट का नेगेटिव, यहाँ पे 2 वोल्ट का पॉजिटिव, मतलब पोटेंशियल इज 0 हियर।
-2 +2 पोटेंशियल खत्म हो गया, 0. व्हाट अबाउट दिस? द सेम, -2 +2 पोटेंशियल इज 0. ए पे पोटेंशियल और बी पे पोटेंशियल 0 है, मतलब पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0 है. If there's zero potential difference, ऐसा इमेजिन करते हैं. Of course, you have to understand कि what I am saying is a trick. नहीं तो पोटेंशियल निकालते बैठेंगे कि हम लोग ये पॉइंट पे नहीं करना है वैसा. यू हैव टू इमेजिन ए को -2 वोल्ट का और +2 वोल्ट का, तो पोटेंशियल इज 0. यहाँ भी 0, यहाँ भी 0. पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट पास होगा क्या? नहीं होगा. और उन्होंने पूछा है ईच, इसमें से नहीं होगा तो बाकी से भी नहीं होगा. आंसर इज 0. यहाँ भी देख लो, सेम सिचुएशन, -2 वोल्ट +2 वोल्ट. सी पे भी -2 वोल्ट +2 वोल्ट. तो सी और डी भी सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स है, तो करंट तो पास होने वाला है नहीं. तो ये क्वेश्चन आई वांटेड टू गिव यू असाइनमेंट, बट करेंगे यहाँ पे क्योंकि आई एक्सपेक्ट, नॉट एक्सपेक्ट, आई एम श्योर दैट you do not remember what is the formula of equivalent EMF when two cells are connected in series and when they are connected in parallel. वो 11 में सीखा था ना, इसलिए याद तो होगा नहीं. सेल को अगर तुम सीरीज में लगाते हो तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है और टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है. मेरे पास अगर n सेल्स है, हर एक का ईएमएफ, चलो E1 E2 E3 E4 ऐसा ईएमएफ है सेल्स का, और पहले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 है, तीसरे का R3 है, nth का Rn है. व्हेन यू कनेक्ट देम इन सीरीज, और सीरीज में जब मैं बोलता हूँ तो आई एम टेलिंग यू सीरीज इन अ वे टू असिस्ट ईच अदर. एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को कनेक्ट करना, तो टोटल ईएमएफ बन जाता है E1 + E2 + E3 + E3 E4 अप टू En. एक सेल का नेगेटिव अगले के पॉजिटिव के साथ, अगले का नेगेटिव उसके अगले के पॉजिटिव के साथ, तो टोटल ईएमएफ इज E1 + E2 अप टू En. और इंटरनल रेजिस्टेंस इज आल्सो गो इन सीरीज, क्योंकि सीरीज में है. तो व्हाट इज टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस? R1 + R2 + R3 अप टू Rn. बराबर. ये बन गया आपका बैटरी, क्योंकि व्हेन यू कनेक्ट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज इट बिकम्स अ बैटरी. तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द बैटरी? हाँ, मुझे पता है पैरेलल है क्वेश्चन में, मुझे पता है क्वेश्चन में पैरेलल है. मैं आपको पूछ रहा हूँ कि सीरीज को कनेक्ट किया तो कैसे होगा और पैरेलल में किया तो कैसे होगा. आई नो इट इज इन पैरेलल. तो पहले तो दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए. इफ आई हैव सेल्स n सेल्स इन सीरीज, पैरेलल में बाद में कनेक्ट करते बैठूंगा. ये R1, ये R2, ये R3, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं. दिस इज ±E1, दिस इज R1 इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेल, ±E2 R2, यू हैव ±E3 En लिख देता हूँ Rn. What is the total EMF? Sum of all the EMF. This is total EMF, which is E1 + E2 + E3 up to En. What is total internal resistance? Sum. It is, क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में एडिशन नहीं होता है. What is the terminal potential difference? चलो ठीक है, मैं हाँ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट E - R. एक बात बताओ, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? बाकी सब छोड़ दो. व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? व्हाट इज EMF? EMF is the energy required to circulate unit charge once round the complete circuit, मतलब once through internal resistance and once through external resistance. मतलब EMF is a total energy to overcome two resistances, एक internal और एक external. And terminal potential difference is the energy required to overcome only. Very good.
माई क्वेश्चन टू हियर वॉज व्हाट इज इक्विवेलेंट ईएमएफ। हाँ तो क्या फॉर्मूला तो पूछ रहा हूँ मैं आपको, वही तो पूछ रहा हूँ, समेशन ई आई माइनस आई समेशन आर आई। क्योंकि इसमें जब करंट ड्राइव होगा सब सीरीज में है तो करंट क्या होगा, सेम होगा, और हर एक इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा, क्या होगा, ड्रॉप। तो क्या लिखोगे, माइनस। पहले सेल के अक्रॉस जो ड्रॉप हो गया वो आई आर वन था जिसको तुम वी वन बोल सकते हो, दूसरे के अक्रॉस क्या था, आई आर टू जिसको तुम वी टू बोल सकते हो, तीसरे के अक्रॉस क्या था, आई आर थ्री, एन के अक्रॉस क्या था, आई आर एन। मैंने सबको सम कर दिया। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ, इट इज sum of all the EMF minus sum of drop across all the internal resistances। ये equivalent EMF होता है in case of series, in case of series। अभी ये तो पता होना चाहिए था आपको। चलो जो भी क्वेश्चन के लगने वाले बता देता हूँ मैं। तो ऐसा है, अब इमेजिन मेरे पास ना आई हैव पैरेलल कॉम्बिनेशन इंस्टेड ऑफ सीरीज, व्हाट आई हैव इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है सेल्स का। अब तो मैं ये भी पूछने वाला हूँ आपसे, बिकॉज आई सी दैट यू डोंट रिमेंबर सीरीज और पैरेलल दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आई वांट टू नो। पहले ये कर लेते हैं फिर। तो लेट अस से दिस इज ईएमएफ ई, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और मैंने ऐसे सेल्स लिए और मैंने लगा दिए पैरेलल में। ऐसे मैंने n सेल्स लगा दिए पैरेलल में, n। ओके, तो आई वुड वांट टू नो व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहा हूं मैं। व्हाट इज इक्विवेलेंट ईएमएफ, डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला? नो, याद होना चाहिए था, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस 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 EN बाय RN। हमने क्लास में पूरा डिराइव किया है ये 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस प्लस प्लस। मैंने आपको बताया भी था कैसे याद रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड EMF है तो राइट हैंड साइड भी EMF होना चाहिए, लेकिन राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में प्रॉब्लम क्या हो गया, EMF अपॉन रेजिस्टेंस है, तो अपॉन रेजिस्टेंस हमको डायमेंशनली कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि EMF शुड बी इक्वल टू EMF। तो डायमेंशनली कैसे कैंसिल करते हो, नीचे भी 1 अपॉन R लिखते हो। और मैंने ये भी बताया था कि देखो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, किसका फॉर्मूला है ये, पैरेलल, क्योंकि सेल तुमने कैसे लगाए, पैरेलल। तो बेसिकली दिस इज R इक्विवेलेंट, दिस इज R इक्विवेलेंट। नाउ बिफोर आई मेक द फॉर्मूला, फॉर्मूला तो बन ही गया, इसका तो काम हो गया हमारा। दो ही है, दो है, दो मतलब सिर्फ दो ही दिखाने हैं, तो दो दिखाने हैं तो ये बाकी टर्म छोड़ देना आप। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीरीज? इन सीरीज अगर मेरे पास इमेजिन 1.5 वोल्ट के सेल्स है, 1.5, और ऐसे 10 लगा दिए तो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, तो 15 वोल्ट का आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। तो सीरीज में कब लगाते हो, जब आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होता है, राइट। पैरेलल में कब लगाते हो, पैरेलल में कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज सेम ही आने वाला है। तो तुम यहाँ पे 1 लाख भी लगा दोगे ना पैरेलल में, वोल्टेज विल बी सेम, राइट। तो सीरीज का एडवांटेज ये है, दिस गिव्स यू हायर वोल्टेज, पैरेलल गिव्स यू हायर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब क्या, सपोज सीरीज में एक आधा सेल खराब हो गया, द सर्किट विल ब्रेक ओपन। मतलब तुमने अगर सेल्स को सीरीज में लगाया है और बैटरी बनाया है और एक भी सेल खराब हो गया, गया बैटरी, तुमको सेल रिप्लेस करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये होता है कि सेल रिप्लेस करना है लेकिन समझेगा कैसे कौन सा सेल खराब है, हर एक सेल चेक करते बैठेंगे क्या ये खराब हो गया, राइट। वो ओपन सर्किट बन जाएगा इफ वन ऑफ द सेल गेट्स डैमेज्ड। यहाँ इन दिस केस जब तक तुम्हारा आखिरी सेल जिंदा है, मतलब अलाइव है, वर्किंग है, तब तक तुम्हारा बैटरी वर्क करता रहेगा। सिर्फ इतना है कि बैकअप कम होता जाएगा, क्योंकि 10 में से अगर 9 सेल खराब हो गए हैं तो बैकअप आपको एक ही सेल से मिलेगा जो भी मिलना है। तो आपके घर में या गाड़ियों में
जितने भी बैटरीज लगती है यहाँ पे भी लगा हुआ है ये 6 सेल बैटरी, these are all in parallel. इसके लिए if you see even for your laptops, शुरू शुरू में बैकअप अच्छा मिलता है, उसमें लिखा हुआ होता है 4 सेल है कि 6 सेल है। लिथियम आयन बैटरी, नॉर्मल लिथियम आयन होता है, अभी लिथियम आयन फॉस्फेट भी आने लग गया साथ में वो, लेकिन वो फिलहाल के लिए गाड़ियों में यूज होता है। तो जैसे जैसे आपके लैपटॉप का बैकअप कम हो रहा है ना, मतलब आपके बैटरी के सेल खराब होते जा रहे हैं एक एक करके, तो ये पता होना चाहिए। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, टू बैटरीज मतलब टू सेल्स ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड 13 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ लोड रजिस्टर। अब लोड रजिस्टर क्या होता है, अल्टीमेटली बैटरी कहाँ कनेक्ट करोगे, कहाँ कनेक्ट करोगे, कुछ तो चलाना है ना आपको, यू वांट टू ऑपरेट सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तुमको ऑपरेट करना है उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, है ना। तो किसके अक्रॉस कनेक्ट किया, 10 ओहम के लोड पे। ओके, मतलब जो एक्सटर्नल सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओहम। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू बैटरीज आर, तो 12 वोल्ट का बैटरी का इंटरनल कितना है, 1 ओहम, और 13 में कितना है, 2 ओहम। The voltage across the load lies between, voltage across the load, voltage across the load lies between। तो पहले तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर लो, और उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है जो नहीं होना चाहिए, बता देता हूँ मैं क्या कंफ्यूजन है और नहीं होना चाहिए। हमारे पास कितने बैटरीज थे, कितने थे, कितने, तीन, तीन, दो, हाउ मेनी, दो। कैसे कनेक्ट कर दिए, कैसे कनेक्ट कर दिए, अरे रे कैसे कनेक्ट कर दिए, सीरीज की पैरेलल, पैरेलल। अब कंफ्यूजन ये रहता है कि इनको पैरेलल में कैसे दिखाना, यहाँ दिखाए क्या चलता है, यहाँ दिखाए क्या चलता है, डजंट मैटर। तुम इसको यहाँ रख दो, तुमको यहाँ पर रख दिया तुमने इसको, तो तुम्हारा जो एक्सटर्नल रजिस्टर था, जो लोड था, लोड, लोड को यहाँ दिखा देना, ये आ गया लोड आपका, इसको कैपिटल आर बोल देते हैं, और इसको यहाँ दिखाया, इसको वहां दिखाया, डजंट मैटर, पैरेलल है। पैरेलल में डज नॉट मैटर कि तुम किसको कहाँ रख रहे हो, तो इट विल नॉट मैटर इफ यू आर शोइंग दिस लोड एट द सेंटर और दिस देयर, और ये वहाँ कैसा भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पूछा है आपको, द वोल्टेज अक्रॉस द लोड, वोल्टेज अक्रॉस द लोड मतलब इन दोनों पॉइंट्स में। अभी मैंने पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मोस्ट ऑफ यू कुड नॉट टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज अपीयर्स अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो तुमको बेसिकली क्या फाइंड करना है, तुमको फाइंड करना है वी, क्या फाइंड करना है, वी। वी कैसे फाइंड करते हैं, आई आर कैसे फाइंड करते हैं। तो तुमको अगर वी ए बी फाइंड करना है तो तुमको बेसिकली आई आर फाइंड करना है, और आई फाइंड करना है तो तुमको पहले पता होना चाहिए कि ये दोनों बैटरीज मिला के कितना करंट ड्राइव करने वाले हैं सर्किट में। अब तुमको करंट फाइंड करना है तो तुमको ये पता होना चाहिए कि इनका इक्विवेलेंट कितना है। अब उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, हाउ डू यू फाइंड आउट इक्विवेलेंट, अभी तो बताया व्हाट इज इक्विवेलेंट ईएमएफ, कितना, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1, 12 अपॉन R1 1, 13 बाय 2, 1 प्लस 1 बाय 2। व्हाट इज 13 बाय 2, 6.5, 6.5 एंड 12 इज 18.5, और नीचे इतना आ गया 3/2, 2 को ऊपर ले जाओ वापस, 1837 बाय 3, मतलब 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग है क्या आंसर। वैसे तुम अभी तक आंसर पे आ ही नहीं सकते, तो तुमको तुमको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, वोल्टेज पूछा है, ये तो ईएमएफ हो गया ना, दिस इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ व्हिच इज 37 by 3। How do you find out what is the terminal voltage? I am asking very basic thing, ये समझा क्या,
चलो नहीं समझा, मैं समझा देता हूँ, ध्यान होगा तो समझेगा। हमारे पास कितने बैटरी थे? कितने थे? दो। दो थे ना? तो तुमने दोनों को कंबाइन करके एक बना दिया। कितना बना दिया? एक। कितना बना दिया? एक। उस एक का इक्विवेलेंट ईएमएफ को क्या नाम दे दिया तुमने? ई इक्विवेलेंट। ठीक है। और व्हाट इज द ई इक्विवेलेंट वैल्यू? 37/3, 12 पॉइंट समथिंग, 12.333 ऐसा आता है वो रिकरिंग। राइट, बराबर। तो ये सर्किट ऐसा बन गया। और ऐसे में ये भी तो है ना फिर। हाँ, वो दो बैटरी को कंबाइन कर दिया तो एकदम रेजिस्टेंस भूल गए। वो तो तुमने ईएमएफ फाइंड किया, इसका इक्विवेलेंट। व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? 1/r इक्विवेलेंट इज 1/r1 plus 1/r2, 1 plus 1/2, that is 3/2. So r equivalent is 2/3. 2/3 is 0.66 ओहम। अब ये 2/3 और ये r किस में गया? किस में गया? सीरीज में। तो व्हाट इज द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? इट इज r eq plus r, that is basically 2/3 plus 10। मतलब ठीक है, 0.66 plus 10 किया तो भी चलता है। हाउ मच इज दैट? 32/3। 32/3 आ गया, हो गया, ये मिल गया, वो मिल गया तो ये भी मिल जाएगा। आए, गुड, राइट। तो बताओ व्हाट विल यू डू? अब बोलोगे आए तो पता नहीं, पता है क्या तुमको? आए, आए पता है? नहीं। आए कैसे निकालते हैं? ए बाय आर इक्विवेलेंट। वेरी गुड। तो ये आर ई क्यू नहीं है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होता है? किसके अक्रॉस होता है? एक्सटर्नल। तो यहाँ पे जो तुम आई निकालोगे, रिमेंबर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, याद है क्या हमने सॉल्व किया था? E upon total resistance, equivalent resistance. What is V from here? What is V from here? E upon what is R equivalent? वैल्यूज है ना हमारे पास अभी। वेरी गुड। What is E वैल्यू? E का वैल्यू कितना है? 12.33 या 37/3, that is okay, 37/3 upon how much is R eq? 32/3, and how much is that? 10। कैंसल हो गया। तो 37/32 इंटू 10, 11 पॉइंट समथिंग में आंसर आने ही वाला है। गुड। 37/32 इंटू 10, दैट इज 11.5। 11.5 तो आ गया, आ गया। गुड, आगे हो गया, हो गया आंसर, हो गया, हो गया। कैसे हो गया? उन्होंने बोला है वोल्टेज अक्रॉस लोड लाइज बिटवीन 11.5, दो जगह पे आ गया। क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा कि ऑप्शन नंबर ए आएगा? डी, क्यू। For reason number 1 that you have here 11.56, मतलब it is greater than 11.5। रीजन नंबर 1 11.5 से बड़ा है। ये एक रीजन ये है। दूसरा रीजन बताओ। कैलकुलेशन में 11.56 आया है, मतलब 11.5 से बड़ा है, तो आंसर 11.5 से बड़ा होगा। दैट इज एक्सेप्टेड। फ्रॉम वेयर दिस वैल्यू इज कमिंग? 11.6 कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? नहीं बता दूं मैं? यहां तक क्लियर हुआ क्या? हमने पहले दो बैटरी को कंबाइन करके सिंगल बैटरी बनाया, उस सिंगल का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाला, उस सिंगल बैटरी का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला, उससे हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस मिलने के बाद पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लिया।
उसके बाद हमको करंट फाइंड करना चाहिए था, हमने करंट फाइंड किया। करंट मिलने के बाद हम लोगों ने करंट की वैल्यू मतलब E बाई आर इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया विच इज 11.56। बिटवीन बोला है, दूसरा वैल्यू कहाँ से आ रहा है? इमेजिन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हम निग्लेक्ट कर दें, हो सकता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल, हो सकता है कि नहीं? तो फिर वोल्टेज की और एक वैल्यू मिलेगी ना आपको, तो दैट विल बी द अदर वैल्यू if you neglect internal resistance। ओके, पक्का, गुड। तो फिर करके देखना, ऑप्शन तो डी है, वो तो हो गया। सेकेंड वैल्यू आप खुद सोच के देखो। सो दैट इज द एंड ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी।